नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक डिफेंस पैक्ट के बारे में, एक डिफेंस डील के बारे में जो भारत और जर्मनी के बीच में ऑलमोस्ट फाइनल होने वाली है। जर्मनी के जो चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज अभी भारत की यात्रा पर थे और एक प्रोजेक्ट जो बहुत लंबे समय से लंबित था, पनडुब्बी से संबंधित, उस प्रोजेक्ट पर अब सकारात्मक बातें यहाँ पर हुई हैं, यानी उसमें सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। तो जल्द ही भारत का एक प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, प्रोजेक्ट 75I। 75I, आई मतलब इंडिया से है और ये प्रोजेक्ट जो है 6 पनडुब्बियों को लेकर है। भारत में प्रोजेक्ट 75 ऑलरेडी पहले से चल रहा है, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट के तहत नए प्रकार की जो पनडुब्बियां हैं, या फिर मैं कहूं नई श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं, वो डेवलप की जानी है। इन पनडुब्बियों से भारत की समुद्र के क्षेत्र में या हिंद महासागर के क्षेत्र में जो ताकत है या रक्षा जो शक्ति है, उसमें बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है। तो आज के सेशन में हम इसी पर बात करने जा रहे हैं, इसी का तकनीकी विश्लेषण करेंगे। ये जो पनडुब्बियां हैं किस कैटेगरी की हैं, इनकी तकनीकी विशेषताएं क्या है और जर्मनी से ही हमने ये डील क्यों की है या करने जा रहे हैं, जबकि इस रेस में और भी कई देश थे, जैसे कि स्पेन जैसे देश जो है वो भी इस रेस में था, उनके साथ भी हमारी ये डील होने वाली थी, लेकिन हमने ये जर्मनी को फाइनलाइज किया है। जर्मनी की जो ये पनडुब्बी है, ये एआईपी तकनीक पर आधारित है। तो ये एआईपी तकनीक क्या है, इसका भी तकनीकी विश्लेषण आपको बताएंगे और इन पनडुब्बियों के आने से क्या बदलाव होने वाला है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जर्मन जो ये पनडुब्बी है, इनकी पूरी टेक्नोलॉजी भारत को दी जाएगी, यानी भारत की मझगांव डॉक लिमिटेड में इनको बनाया जाएगा और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का भी इंटीग्रेशन इस पर किया जाएगा। और ब्रह्मोस मिसाइल का इंटीग्रेशन होने का मतलब समुद्र में सीधा ही चीन और पाकिस्तान को चुनौती देना है। तो चलिए पूरी खबर को ध्यान से पढ़ते हैं, तकनीकी विश्लेषण करते हैं। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, जो भी खबर है उसको मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर, डिफेंस मिनिस्ट्री टू सीक सीसीएस अप्रूवल टू बिल्ड 6 सबमरीन अंडर प्रोजेक्ट 75। देखिए, यहाँ प्रोजेक्ट 75 एक कॉमन रूप से यहाँ पर कह दिया गया है, लेकिन वास्तव में ये जो प्रोजेक्ट है वो 75I है, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट 75 है वो तो कंप्लीट हो चुका है। शुरुआत इसकी यहीं से हुई थी, इस पर भी हम बात करेंगे आगे चलकर। और अब ये नया प्रोजेक्ट है जो पहले से हमने डिसाइड कर लिया था कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या रखना है, लेकिन किस देश के साथ होना है ये थोड़ा सा क्लियर नहीं था। अब ये क्लियर हो गया है कि जर्मनी के साथ मिलकर हम इन पनडुब्बियों का विकास करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए या इस प्रोजेक्ट पर कार्य करने के लिए भारत सरकार ने $8 बिलियन, यानी 8 अरब की राशि, जो कि लगभग मान के चलिए 70 से 72 हजार करोड़ रुपए का यहाँ पर बजट है, रक्षा बजट, जो इसके लिए निर्धारित किया गया है। और बहुत पहले से हम इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाह रहे थे, अब इसके लिए हमें सही समय यहाँ पर मिला है। तो देखिए, यहाँ आपको पता होगा कि जर्मन चांसलर जो कि हाल ही में बने हैं, जर्मनी के चांसलर बने हैं नए, फ्रेडरिक मर्ज, ये भारत की यात्रा पर थे 12 जनवरी 13 जनवरी को, और अहमदाबाद में यहाँ पर ये प्रधानमंत्री के साथ में आप देख सकते हैं, बेंगलुरु की यात्रा पर भी थे ये। और एशिया की पहली यात्रा थी इनकी, यानी भारत में पहली बार, और चांसलर बनने के बाद एशिया में पहली बार ये भारत ही आए हैं। तो इस प्रोजेक्ट पर इनके आने के बाद चर्चाएं जो हैं वो तेज हो गई और फिर इस प्रोजेक्ट पर बात की गई। तो यहाँ पर ये कहा गया भारत सरकार की ओर से कि प्रोजेक्ट जो 75I है, जो कि 8 अरब की लागत से पूरा होना है, जिसमें 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियां शामिल की जाएंगी, इसके पॉजिटिव संकेत हैं, यानी ये डील अब ऑलमोस्ट फाइनल होने वाली है। ये खबर आप किसी भी न्यूज़पेपर में देख सकते हैं जहां पर ये प्रमुखता से छापी गई है। और ये सब कुछ किया जा रहा है इस चीज को ध्यान में रखकर कि हिंद महासागर में हमें पाकिस्तान और चाइना दोनों की तरफ से चुनौतियां हैं, उनको हमें अगर काउंटर बैलेंस करना है, चेतावनी को स्वीकार करना है और उन देशों को हमें चुनौती देनी है, तो हमारे लिए इस तरह की पनडुब्बी का बेड़ा होना बहुत जरूरी है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय इंडियन नेवी ने एक बहुत ही अच्छा कारनामा ये किया था कि हमने हमारी जो पनडुब्बियां हैं या फिर हमारे जो जितने भी जो एयरक्राफ्ट है, लड़ाकू विमान है, इसमें सॉरी जो वॉरशिप जिनको हम कहते हैं, वॉरशिप यानी युद्धपोत, तो वो जो युद्धपोत है उन सभी को हमने तैनात कर दिया था। हालांकि उधर नहीं भेजा जहां पर लड़ाई की स्थिति बन जाए, लेकिन समुद्र में वो इस तरीके से तैनात थे कि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत कराची जो पोर्ट है पाकिस्तान का, उसे घेरा जा सकता था। और अब वहां पर हमें ये आवश्यकता महसूस हुई कि हमारे पास में
इस टाइप की पनडुब्बियां और ज्यादा संख्या में होनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में जिस तरीके की बातें चल रही हैं उसमें ये लगता है कि पाकिस्तान के सपोर्ट के लिए चाइना आ सकता है, और चाइना की जो हिंद महासागर में गतिविधियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। उसी के तहत इस प्रोजेक्ट की आवश्यकता महसूस की गई। अब यहां पर देखिए, ये जो बात हो रही है प्रोजेक्ट 75 की बात हो रही है। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत भारत ने ऑलरेडी 6 पनडुब्बी डेवलप की हैं, और ये 6 पनडुब्बी मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा डेवलप की गई हैं। इसकी जो अंतिम पनडुब्बी थी जिसका नाम था वागसीर, उसको भी शामिल कर लिया गया है। यानी ये प्रोजेक्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। स्कॉर्पियन क्लास की जो पनडुब्बियां हैं ये नेवल ग्रुप फ्रांस की सहायता से डेवलप की गई, और इस प्रोजेक्ट के तहत हमने जब ये पूरा कंप्लीट कर लिया, इस यानी 6 पनडुब्बियों का निर्माण हो गया, तो हम अगले प्रोजेक्ट पर यहां पर शुरू हो गए, प्रोजेक्ट 75 आई। तो प्रोजेक्ट 75 आई से पहले मैं आपको प्रोजेक्ट 75 के बारे में थोड़ा सा बता दूं। प्रोजेक्ट 75 जो है, इसमें हमने क्या किया है, इसके तहत भारत की नौसेना के लिए स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बियां बनाई हैं। और स्कॉर्पियन क्लास की ये जो 6 पनडुब्बियां हैं ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी हैं। जैसा कि मैंने कहा, फ्रांस का जो नेवल ग्रुप है, फ्रांस की नेवल ग्रुप कंपनी है, उसके माध्यम से, उसकी सहायता से ये हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है। फ्रांस के द्वारा हमारा जो यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ था उसमें यह था कि भाई आप हमें टेक्नोलॉजी दोगे, डिजाइन दोगे, और इसका निर्माण जो है, इसकी असेंबलिंग जो है वो सब कुछ भारत में होगी। तो भारत में मझगांव डॉक लिमिटेड ने इसकी जिम्मेदारी संभाली, और ये पूरी तरीके से 6 पनडुब्बी बनकर अब तैयार हो गई हैं। ये पनडुब्बियां बहुत शांत हैं और दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम हैं। ये टॉर्पीडो एंटी शिप मिसाइल से लैस हैं, यानी स्टिल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। बहुत कम आवाज किए बिल्कुल शांत तरीके से समुद्र की गहराई में चलती हैं, यानी पानी की सतह के नीचे चलती हैं, और इन पर जो मिसाइल्स तैनात की गई हैं वो एंटीशिप मिसाइल्स हैं। उन मिसाइल्स के माध्यम से दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। इन पर टॉर्पीडो तैनात होते हैं जो कि एक एक्सप्लोजिव बोट की तरह काम करते हैं, दुश्मन के जहाज से टकराते हैं या टारगेट से टकराते हैं और उसमें विस्फोटक यानी विस्फोट करके उसे नष्ट कर देते हैं। तो वो टॉर्पीडो इसमें लगे हैं। 6 पनडुब्बी, पहली थी आईएनएस कलवरी, खंडेरी, करंज, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, आईएनएस वागीर, आईएनएस वागसीर। इस तरीके से 6 पनडुब्बियां हैं जो डेवलप हो चुकी हैं। इन सभी को कलवरी क्लास कह सकते हैं आप, और फ्रांस के आधार पर हम बात करें तो स्कॉर्पियन क्लास है ये। और ये जनवरी 2025 में आईएनएस वागसीर जो है इसको शामिल किया गया था। तो ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया। अब हम प्रोजेक्ट पर लगे हैं जर्मनी के साथ मिलकर। प्रोजेक्ट का नाम रखा गया प्रोजेक्ट 75 आई, और इसमें भी कितनी पनडुब्बियां रखी गई हैं? 6, और ये सब भी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी हैं। और इसी के साथ आप ये कह सकते हैं कि भारत और जर्मनी के बीच रक्षा संबंध यहाँ पर बहुत मजबूती दिखा रहे हैं। और इस जो यात्रा हुई है इसके बाद ये संकेत है कि ये प्रोजेक्ट अब अंतिम चरणों की ओर बढ़ रहा है। इसमें कूटनीतिक और रणनीतिक दोनों पहलू शामिल हैं। इन पनडुब्बियों की जो खास बात है वो है एआईपी टेक्निक। अब ये एआईपी टेक्निक क्या होती है, अभी आपसे हम बात करेंगे। एआईपी टेक्निक का मतलब आपको विस्तार से तकनीकी रूप से बताएंगे किस तरीके से पनडुब्बी यहाँ पर खास होती है। देखिए, 1971 का जो युद्ध हुआ था उसमें हमारी सबसे बड़ी जो वो ये थी कि भाई पाकिस्तान का साथ देने के लिए अमेरिका ने अपने जहाज भेज दिए थे, और हमारी सहायता की रूस के द्वारा रूस ने अपना बेड़ा भेज दिया था। तो इस तरीके से भारत जो है यहाँ पर पाकिस्तान को रोकने में सक्षम रहा। चाइना ने साथ दिया पाकिस्तान का, लेकिन अमेरिका ने साथ दिया पाकिस्तान का, लेकिन रूस ने साथ दिया भारत का। लेकिन अब स्थिति उलट है। मैं आपको बता दूं, अमेरिका के खिलाफ रसिया जो है वो अपने पनडुब्बी बेड़े को या जहाजों के बेड़े को भेजने में किसी प्रकार की कोई समस्या उसको नहीं है। अमेरिका के वो हमेशा से खिलाफ रहा है, भारत के साथ रहा है। लेकिन जब स्थिति पलट जाएगी, कैसे पलटेगी कि अमेरिका हो सकता है पाकिस्तान को साथ दे या नहीं दे, लेकिन भविष्य में चाइना जरूर पाकिस्तान का साथ देगा। और जब चाइना पाकिस्तान का साथ देगा तो भारत के साथ रूस उसी स्थिति में खड़ा होगा या नहीं खड़ा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि रूस और चाइना के संबंध भी काफी अच्छे हैं, या फिर ये कह दीजिए कि चाइना ने रूस को एक तरीके से दबा रखा है। रूस को बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से रूस चाइना के साथ में खड़ा रहता है। तो भारत के चाहे कितने अच्छे संबंध हो रूस से, लेकिन चाइना के सामने वो रूस जो है वो खुलकर भारत का साथ शायद ही दे पाएगा। इसलिए भारत को खुद को इंडिपेंडेंट होकर अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। और इसी सेंस में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आगे की बात कर रहे हैं।
यानी भविष्य की जो हमारी रणनीति है वो ये है कि हम रक्षा के क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत तो हो ही जाएं, साथ में अपनी डिफेंस जो पावर है उसको इतना बढ़ाएं ताकि दुश्मन हमसे भयभीत रहे और हम पर हमला करने की ना सोचे। प्रोजेक्ट 75I में जो 6 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी हैं, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी का मतलब ये न्यूक्लियर पावर से संचालित पनडुब्बी नहीं है। इनमें जो इंजन लगा होगा वो डीजल इलेक्ट्रिक पावर से संचालित होता है और एडवांस सेंसर, मिसाइल सिस्टम इन सभी से लैस है। $8 बिलियन के आसपास मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इसे डेवलप किया जाएगा। इसमें पहले हमने 40,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था लगभग हमारा, यानी इतनी डील होने वाली थी, लेकिन बाद में हमने बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें शामिल की है और फिर इसमें लाइफ साइकिल सपोर्ट सिस्टम रखा है। मतलब लंबी अवधि तक सपोर्ट सिस्टम जो है वो डेवलप करना है ताकि इनकी देखरेख लंबे समय तक की जा सके। तो फिर ये प्रोजेक्ट बढ़कर हो गया 72,000 करोड़ का। 40,000 करोड़ की तुलना में ये प्रोजेक्ट अब कितना हो गया? 72,000 करोड़। यहां पर एक सवाल ये उठता है कि सर जब स्पेन से बात चल रही थी तो जर्मनी को तवज्जो क्यों दी गई? जर्मनी को कोई तो कारण होगा। तो उसका कारण है, एक तो बात यह है कि स्पेन की जो पनडुब्बियां थी उनमें एआईपी सिस्टम नहीं था। ठीक है, यहां पर मैच्योर एआईपी सिस्टम मतलब जिसका पूरी तरीके से जिसे परखा जा चुका है। एकॉस्टिक स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है, मतलब ये पनडुब्बी बिल्कुल भी आवाज नहीं करती है तो दुश्मन इसे पकड़ पाने में सक्षम नहीं होता है। और ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है, मतलब लंबे समय से इसका उपयोग किया जा रहा है। इन 3 कारणों की वजह से हमने जर्मनी को यहां पर सेलेक्ट किया है और जर्मनी की जो टाइप 214NG पनडुब्बियां हैं उनको हम यहां पर खुद लेकर आ रहे हैं, मतलब हम इनको डेवलप करेंगे और इनके नामकरण जो है वो भारत के अकॉर्डिंग होंगे क्योंकि ये भारत में डेवलप होंगी, भारत में बनाया जाएगा। चलिए अब यहाँ एआईपी जो टेक्नोलॉजी है उस पर हम बात करते हैं। एआईपी टेक्नोलॉजी पर आ जाइए एक बार, फिर आपको बताते हैं। यहां पर देखिए, एआईपी का मतलब हो गया एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन टेक्निक। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन टेक्निक, इसका मतलब क्या हो गया? ध्यान से सुनना कि जो पारंपरिक डीजल पनडुब्बी, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां जो होती हैं, इनमें क्या होता है कि इनमें एक बैटरी होती है और इस बैटरी को चार्ज अगर करना है तो उसके लिए जो पावर चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, वो फ्यूल को जलाने के लिए उसके लिए ऑक्सीकारक की आवश्यकता होती है, यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। समझ रहे? यानी इसमें फ्यूल टैंक होगा, फ्यूल टैंक को जलाने के लिए, फ्यूल टैंक में जो फ्यूल है उसको जलाने के लिए ऑक्सीकारक की आवश्यकता होती है, एयर की आवश्यकता होती है। और एयर लेने के लिए ये पनडुब्बी बार बार पानी की सतह पर आती है। लगभग ये मान के चलिए 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन में इनको पानी की सतह पर आना ही पड़ता है। तो जब ये पनडुब्बियां पानी की सतह पर आती हैं तो दुश्मन के जो रडार सिस्टम है या सोनार सिस्टम है वो इनकी लोकेशन का पता कर सकते हैं। इस तकनीक को कहते हैं स्नॉर्कलिंग, यानी इनको आना पड़ता है, सतह पर आना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर एआईपी टेक्नोलॉजी पर आधारित कोई पनडुब्बी है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके उसके अंदर एक विशेष रूप से यहाँ पर जो पावर सप्लाई है वो की जाती है। इसमें पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन यहाँ पर लगी है। ये सिस्टम आप देखिए, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये इन दोनों की स्थिति में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी में जो ऑक्सीजन यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये ऑक्सीजन एयर से नहीं ली गई, ये जल के अणुओं को तोड़कर ली गई है। समुद्र से जल लिया जाता है और जल जो है उसको तोड़कर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की यहाँ पर दोबारा से क्रिया होगी, यहाँ पर जल के अणु बनेंगे, साथ में क्या बनती है? इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो बैटरी को जो चार्ज किया जाएगा वो एआईपी सिस्टम के आधार पर किया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये जो पनडुब्बियां हैं इनको बार बार सतह पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये लगातार कई हफ्तों तक, यहां पर कहा जा रहा है, दावा किया जाता है इन पनडुब्बियों का कि 3 वीक तक, 3 वीक का मतलब हो गया लगभग 15 से 21 दिन का समय मान के चलिए, ये पनडुब्बियां पानी की सतह के नीचे रहती हैं और दुश्मन इनकी लोकेशन का पता नहीं कर पाता है। इसलिए इन पनडुब्बियों को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है और यही कारण है कि हम इनको तवज्जो दे रहे हैं। हम देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ ये वाला जो हमारा क्षेत्र हो गया अरब सागर वाला, और चाइना के खिलाफ अगर हम बात करें तो पूरे ही हिंद महासागर में चाइना अपना दबदबा बनाना चाहता है। तो इन दोनों देशों को हमें काउंटर बैलेंस करना है। टू फ्रंट जो हमारा चैलेंज है उसको हमें अगर काउंटर बैलेंस करना है, उनको अगर हमें चैलेंज करना है, तो फिर हमारे पास में ये पनडुब्बियां होनी चाहिए। इन पनडुब्बियों को डेवलप करने की जो वो है प्रोसेस, उसको हम यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। तो ये है इन दोनों देशों के खिलाफ जो हमारा एक प्लान है, उसके अकॉर्डिंग इन पनडुब्बियों को डेवलप कर रहे हैं। और देखिए, इस पनडुब्बी की खास बात क्या है समझना। एक है एकॉस्टिक सिग्नेचर। एकॉस्टिक सिग्नेचर का मतलब हो गया, इस पनडुब्बी की जो संरचना है इसको आप देखिए, इस तरीके से बनाई गई है पनडुब्बी का बाहरी ढांचा
कि इसे हाइड्रोडायनेमिक आकार दिया गया है। ये हाइड्रोडायनेमिक आकार है ताकि पानी के घर्षण से होने वाला शोर कम हो जाए। पानी जब इससे टकराता है तो यहां पर पनडुब्बी शोर करती है, लेकिन यहां पर हाइड्रोडायनेमिक जो इसका साइज है, शेप है, उसके अकॉर्डिंग पानी इस तरीके से टकराएगा कि यहां पर किसी भी प्रकार की नॉइज नहीं होती है, यानी आवाज नहीं आती है। फिर आ जाइए गैर चुंबकीय स्टील। यहां पर जो पनडुब्बी का जो हिस्से हैं उनको नॉन मैग्नेटिक स्टील से बनाया गया है। इससे क्या फायदा होता है? इसमें उच्च शक्ति वाले गैर चुंबकीय स्टील का उपयोग किया जाता है, जिससे कि दुश्मन के मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर की पकड़ में नहीं आती है। यानी दुश्मन का जो एमएडी है, मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर, ये मैग्नेट के आधार पर पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन यहां पर हमने क्या लिया है? यहां पर गैर चुंबकीय स्टील ली है, और स्टील ली है तो ये इस मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर की डिटेक्शन में नहीं आती है, यानी इसको ये पकड़ नहीं पाता है। तो इस तरह से पनडुब्बी की स्थिति जो है वो दुश्मन को पता नहीं लगेगी। एक तो आवाज नहीं कर रही, दूसरी ये चुम्बक से भी नहीं पकड़ सकते, चुम्बक का जो डिटेक्टर है मैग्नेटिक, उस डिटेक्टर से भी नहीं पकड़ सकते। फिर आ जाइए शॉक माउंटिंग। यहां पर जो है इसका जो इंजन है और बाकी की जो मशीनरी है, ये देखिए रबर पैड है, यहाँ पर इस तरीके के रबर माउंट्स है, उनके ऊपर इसको रखा गया है। उनके ऊपर रखने से क्या फायदा होता है? इसमें किसी प्रकार का कंपन पानी में नहीं फैलता, यानी कंपन जब वाइब्रेशंस जो पानी में जाते हैं उनसे भी दुश्मन यहाँ पर मतलब इसकी लोकेशन का पता कर सकता है। तो रबर माउंट किया गया है, यानी रबर के ऊपर मशीनरी को रखा गया है, इंजन को रखा गया है। तो जो वाइब्रेशंस होते हैं, जब इंजन काम करेगा तो वाइब्रेशन होंगे, शोर, नॉइज होगी। वो जो शोर है उससे जो वाइब्रेशन होते हैं वो पानी में लहरों तक नहीं जा पाते, तो दुश्मन को इसका पता नहीं लग पाता है। फिर आ जाइए वेपन्स की बात करें हम, यानी कौन कौन से हथियार हैं जो इस पनडुब्बियों पर तैनात किए जाएंगे। तो देखिए, इस पनडुब्बी की जो टेक्निक है वो जर्मनी की है। इस पनडुब्बी का डिजाइन है वो जर्मनी का है, लेकिन हमने जो डील की है वो ये है कि मझगांव डॉक लिमिटेड में इनका निर्माण किया जाएगा, और वहां पर हम हमारे जो वेपन्स हैं, क्योंकि जर्मनी, ऐसा नहीं है कि भाई जर्मनी हर चीज में ही आगे है, हमारे पास में बहुत सारे ऐसे वेपन्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, तो हम हमारे वेपन्स को भी इस पे इंटीग्रेट करना चाहते हैं, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल। तो ब्रह्मोस मिसाइल को इन सभी पनडुब्बियों पर इंटीग्रेट किया जा रहा है। दूसरा, फिर इसमें टॉर्पीडो आ जाइए। टॉर्पीडो जो ट्यूब है ना, वो देखिए इस तरीके के ट्यूब होते हैं। ये जो ट्यूब होते हैं ये इस तरीके के होते हैं कि इनको समय आने पर छोड़ दिया जाता है, ये पानी की सतह के नीचे जाते हैं और दुश्मन जो टारगेट होता है उससे जाकर टकराते हैं। ये आत्मघाती एक तरीके का वेपन है, यानी सुसाइडल वेपन है। ये जाकर टकराएगा, इसमें विस्फोट होगा, और ये खुद तो मरेगा ही, साथ में टारगेट को भी पूरी तरह तहस नहस कर देता है। तो जो टॉर्पीडो है वो भी इस पर लगाए गए हैं, और ये टॉर्पीडो हमारा जो खुद का एक टॉर्पीडो है जिसका नाम है वरुणास टॉर्पीडो स्वदेशी, वो भी इस पर लगाया गया है। और जर्मनी का है सी हेक मोड 4, ये टॉर्पीडो भी इस पे लगाए गए हैं। ये भारी वजन वाले टॉर्पीडो हैं, एक लाइट वेट टॉर्पीडो और एक होते हैं हैवी वेट टॉर्पीडो। ये दोनों ही प्रकार के टॉर्पीडो इन पनडुब्बियों पर लगाए जाएंगे। फिर आ गई आपकी ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल को इस पर हमने लगा दिया है, एंटीशिप मिसाइल के तौर पर काम करेगी। ब्रह्मोस के बारे में आप सभी जानते हैं, सुपरसोनिक मिसाइल है, 2.8 मैक से चलती है, 300 किलोमीटर इसकी मिनिमम मारक क्षमता है, बढ़ाकर इसको 450 किलोमीटर, 800 किलोमीटर तक लेके गए हैं हम। और अब जो है ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये यहाँ पर फायर एंड फोरगेट तकनीक के अकॉर्डिंग अचूक निशाना लगाती है, यानी दुश्मन इससे बच नहीं सकता। ठीक है, तो ये भी इसमें महत्वपूर्ण है। तो एक और चीज यहाँ पे माइनिंग, देखिए सी माइंस, सी माइनिंग यानी का मतलब है कि आपने माइंस का नाम सुना होगा, आपने मूवी देखी होगी गाजी अटैक। गाजी अटैक, उस समय पाकिस्तान ने बहुत सारी जो मतलब अटैक करने की कोशिश की थी भारत पर, लेकिन भारत ने भी उससे सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह से कोशिश की। हाँ, पाकिस्तान ने बीच बीच में माइंस बिछा दी थी, तो वहां पर हम बड़ी मुश्किल से उसमें सुरक्षात्मक रूप से बाहर निकले थे। तो यहाँ पर इस पनडुब्बी के अंदर भी क्या है, यहाँ पर माइंस है, यानी माइंस बिछा सकता है, ताकि दुश्मन का जो पनडुब्बी है जब आएगा और इनसे टकराएगा, इन पर दबाव पड़ते ही ये विस्फोट करते हैं, विस्फोट करते हैं, तो उससे ये टारगेट जो है नष्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट 75I के तहत हमारी जो पनडुब्बियां हैं जो विकसित होंगी वो काम करेंगी, और ये सबसे घातक इसलिए मानी जा रही हैं क्योंकि इनके साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है किसको? ब्रह्मोस मिसाइल को। भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल, ऐसी दुनिया में किसी के पास कोई मिसाइल नहीं है, पाकिस्तान की औकात से बाहर है। चाइना के पास में मिसाइलें हैं, लेकिन जितनी ब्रह्मोस की एक्यूरेसी है, परिशुद्धता है, जितना ब्रह्मोस को परखा गया है, उतना चाइना के पास कोई भी मिसाइल ऐसी नहीं है। फिर आप आ जाएं यहां पर, अगर आप पाकिस्तान की अगोस्टा 90B
ये पनडुब्बी है, इससे तुलना करें और चाइना की टाइप 039 AV युआन क्लास जो है, इससे अगर टाइप करें तो हमारी जो ये पनडुब्बी होंगी ये उनसे बहुत ज्यादा बेहतर हो सकती हैं। 10 से 15 साल टेक्नोलॉजिकल लीड विद ब्रह्मोस एंड डीआरडीओ एआईपी, यानी एआईपी सिस्टम आने से और ब्रह्मोस मिसाइल के होने से आप ये मान के चलिए हम चाइना से 10 से 15 साल एडवांस चलेंगे। यानी चाइना के पास में ये टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है, 10 से 15 साल लगेंगे चाइना को इस चीज को बनाने में। तो इसलिए हम यहाँ पर लीड कर सकते हैं और इसीलिए इस सिस्टम को भारत सरकार ने मंजूरी दी है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा तकनीकी विश्लेषण प्रोजेक्ट 75I, जिसके तहत हम कई सारी पनडुब्बियां डेवलप कर रहे हैं और जर्मनी के साथ में ये प्रोजेक्ट हमारा ऑलमोस्ट फाइनल स्टेप पर है। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। एक और बेहतरीन विश्लेषण के साथ में फिर से आपसे मिलेंगे। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना शेयर करना ना भूलें। और आपको ये कंटेंट कैसा लगा, आपको क्या लगता है कि स्पेन के साथ या जर्मनी के साथ हमें किसके साथ ये डील करनी चाहिए और इसके कारण क्या है, आप भी अपना सुझाव हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।